सेल जो है वो कितना टाइम लेगा, इट टेक्स ओनली 1 hour, but the total time duration is of 24 hours. It is clear to all the students? Okay, beta. Yes, ma'am. Some of the students have joined. I will repeat it again. Okay, but the question is, what is the average cell cycle span for a mammalian cell? So here I have written the answer in reference to human cell, because humans, they also come under mammals. So it is written here that human cell जो है उसको 24 hours जो है cell cycle के अंदर वो spend करता है, और उसमें से 23 hours तक सेल जो है उसमें कौन सी स्टेज चलती है, इंटरफेस स्टेज चलती है, एंड उस स्टेज के दौरान सेल जो है वो नेसेसरी प्रिपरेशंस करता है। ठीक है बेटे, वो आपको मालूम है नेसेसरी प्रिपरेशंस के दौरान उसके 3 फेसेस हो जाएंगे, G1, S एंड G2 फेस। ठीक है, और उसके बाद 1 hour जो है उसके अंदर उसकी एंटायर डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट, अब सी द नेक्स्ट वन। यस, distinguish between cytokinesis and karyokinesis. Okay बेटे, as the name itself indicate, देखो cytokinesis, kinesis word always means division. ठीक है, cytokinesis mean division of the cytoplasm, and karyokinesis, karyon word always stands for nucleus, so karyokinesis mean division of the nucleus. तो you know very well कि यही दो events जो हैं वो किसी भी cell division के अंदर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, जो कि न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियस का डिवीजन है, बिकॉज पेरेंट सेल जो है उसने क्या बनाने हैं, डॉटर सेल बनाने हैं, और डॉटर सेल तभी फंक्शन करेंगे अगर पेरेंट सेल जो है उसको क्या देंगे, न्यूक्लियस भी देंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, क्योंकि अगर एक ही पेरेंट सेल के अंदर 2 डॉटर सेल बन गए हैं, बेशक उनके पास अपने अपने न्यूक्लियस है, ठीक है बेटे, पर अगर उनको साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट ना किया गया और वो डॉटर सेल एक दूसरे से सेपरेट ना हुए, तो फिर वो एक ही पेरेंट सेल में डायड की फॉर्म में रह जाएंगे। बताइए, उसके लिए मैंने एक टर्म यूज की थी, जब एक ही सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो पड़े रहते हैं और सेल वॉल का फॉर्मेशन, यहाँ कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर दैट? चैप्टर में वो टर्म आई हुई है। हाँ जी, एनी आइडिया? But there is one word written in the chapter, if you read the chapter, syncytium. ठीक है, syncytium। और फंगस के केस में भी हमने एक वर्ड पढ़ा था, बताओ, सिनोसेटिक वर्ड पढ़ा था ना, सिनोसेटिक हाइफेज क्या होते हैं। तो आपको बताया गया था कि जब एक ही हाइफे के अंदर खूब सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और उनके आसपास अब सेप्टास प्रेजेंट नहीं होते, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो इस तरह की कंडीशन को सिनोसेटिक हाइफे कहते हैं। एंड समटाइम वी कैन यूज द वर्ड syncytium for it. It is a multinucleate situation and the daughter cells, they do not separate. So here I have written the division of the cytoplasm along with the cell organelles. ठीक है, सिर्फ साइटोप्लाज्म का ही डिवीजन नहीं होना, जितनी सेल ऑर्गेनेल्स पेरेंट सेल में प्रेजेंट है वो भी डॉटर सेल को दी जानी है। तो इस कंडीशन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जबकि कैरियोकाइनेसिस क्या है? इट इज द सेग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई। ओके बेटे, अगर यहाँ पे लिखा है कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, तो आपको मालूम है कि क्रोमोसोम जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो किसी भी न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान सिर्फ क्रोमोसोम्स जो है वो ही जो है सेग्रीगेट नहीं होंगे, उनके सेग्रीगेशन के दौरान डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ है वो भी डॉटर सेल्स को जाएगा। तो हियर आई हैव रिटन द सेग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई। दिस मींस along with the chromosome there is also distribution of the DNA to the daughter nuclei. Okay बेटे, see the third one. सीधा मैंने चैप्टर में से उठाया है, इसका आंसर देखो, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेस। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि इंटरफेस इज दैट फेज ऑफ द सेल साइकिल व्हेन द सेल इज नॉट अंडरगोइंग एनी सेल डिवीजन। ठीक है बेटे, सेल अभी कोई सेल डिवीजन में गया नहीं है, उससे पहले का वो फेज जिस दौरान सेल जो है सेल डिवीजन के लिए तैयारी करता है, ठीक है, प्रिपरेशन करता है, उस फेज को इंटरफेस कहते हैं। तो देखो, आई हैव रिटन इंटरफेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन। ठीक है, इट इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच द सेल अंडरगोज ग्रोथ। ठीक है, एक तो सेल की वहां पे क्या होती है, ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। बिकॉज यू नो दैट डीएनए कंटेन्स जीन्स, एंड जीन्स जो है उन्होंने क्या करना है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना है।
तो सिर्फ ग्रोथ नहीं होगी, उसके साथ साथ डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो जाएगा, ताकि सेल डिवीजन के दौरान वो डॉटर सेल्स को डीएनए दिए जा सके। ऑलराइट, फिर हमने लिखा है इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस, सभी बच्चों को अच्छे से मालूम है। G1 फेज जिसे हम ग्रोथ पीरियड 1 कहते हैं या गैप फेज 1 भी कहते हैं, तो इट इज ड्यूरिंग विच द सेल ग्रोज। ठीक है, सेल की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, आपको मालूम है, उसका साइटोप्लाज्म डबल हो जाता है। और कहते हैं कि इस फेज के दौरान डीएनए अभी तैयार होता है रेप्लिकेशन के लिए, पर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन अगली सब स्टेज के अंदर स्टार्ट होना है, जिसको एस फेज कहते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नजर आता है हमें। ठीक है, सारी के सारी ऑर्गेनेल्स जो है वो अपने डुप्लीकेट बना रही होती हैं, बिकॉज डॉटर सेल को भी वो ऑर्गेनेल्स दी जानी है। ठीक है, फिर कहते हैं कि एस फेज में देखो क्या होना है, तो एस फेज के दौरान डीएनए की सिंथेसिस होनी है, इसीलिए इस फेज का नेम एस फेज है। ठीक है बेटे, अमाउंट ऑफ डीएनए जितना पेरेंट सेल के अंदर होगा उसका डबल हो जाएगा। तो आपको अगर अच्छे से याद है तो हमने पढ़ा था कि अगर पेरेंट सेल के अंदर 2C डीएनए प्रेजेंट है, तो इसका मतलब डॉटर सेल के अंदर उसी दौरान जो है, तो डॉटर सेल को दिया जाना है, अभी दिया नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा इस स्टेज में। ठीक है, जब डिवीजन होगी तब दिया जाएगा। फिर देखो G2 फेज के दौरान क्या होना है, तो कहते हैं कि सेल जो है उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं है कि G2 फेज के दौरान सेल की ग्रोथ जो है वो खत्म हो गई है, सिर्फ G1 में ही थी। तो G2 फेज के दौरान कंटिन्यू रहती है, पर साथ साथ वो कहते हैं कि सेल जो है उसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो उसके बाद आरएनए बना था, अब उस आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। और क्योंकि सेल जो है उसने एक एक्सपेंसिव प्रोसेस के अंदर जाना है, उसकी एनर्जी कंज्यूम होनी है वहां पे, इसलिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। और साथ साथ वो कहते हैं कि आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस भी होगी। ओके बेटे, तो ये सारी चीजें जब हमें एग्जाम में आता है, हमने इस तरीके से हेडिंग्स के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये आपको सेंड कर दिया जाएगा बाद में, इसी तरीके से हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि व्हाट इज G0 और क्विजेंट फेज ऑफ ए सेल साइकिल। ठीक है, जब मैंने क्विजेंट फेज के बारे में आपको बताया था, तो आपको समझाया गया था कि क्विजेंट वर्ड का इटसेल्फ मीनिंग न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये किसी भी सेल जो है, सेल साइकिल की वो स्टेज है जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं, पर किसी तरह का कोई प्रोलाइफरेशन तब तक शो नहीं करते जब तक कि उनकी डिमांड नहीं की जाती। तो ये ऐसे सेल्स हैं जो रिजर्व के अंदर पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लॉस्ट हो चुकी हैं, अभी भी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, पर वो अपनी प्रोलाइफरेशन तब स्टार्ट करेंगे जब सेल जो है उसमें किसी तरह कोई इंजरी होगी, कोई सेल्स पुराने हो जाएंगे, उनको रिप्लेस करना है, कोई वॉर्न आउट सेल्स जो है उनको हटाना है, या कहीं पर नए सेल्स की जरूरत है, तो उस दौरान जो है ये सेल्स जो है वो अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। तो आई हैव रिटन इट इज अ स्टेज वेयर इन सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव but do not proliferate unless called to do so, and such cells are used for replacing the cell that are lost during injury or any kind of physical or chemical stresses. Okay बेटे, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि माइटोसिस कैसी डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, तो हमें मालूम है कि हम माइटोसिस जो है इसको इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरेंट सेल से बनने वाले जो दो डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, both the two daughter cells they contain the equal number of chromosome as are present in the parent cell। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन के अंदर हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। तो बेटे 46 क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल्स के अंदर एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगी ग्रोथ पीरियड के दौरान। ठीक है, बस आपको ये पता है कि जब ग्रोथ पीरियड कंप्लीट हो जाना है, यानी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाना है, तो रिप्रोडक्टिव फेज आना है ना, फिर उन्होंने क्या प्रोड्यूस करने हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं, पर उस दौरान माइटोसिस नहीं होनी, मियोसिस होनी है। तो गैमेट्स जो है जब बनेंगे उस दौरान क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, और माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन because in this process the chromosomes they replicate and get equally distributed between two daughter cells, and the chromosome number in each daughter cell is equal to that present in the parent cell. That means the diploid condition is maintained. It is there in the parent cell as well as it remains as it is in the daughter cell too.
That's why it is known as equational division. Okay बेटे, see the next one. Question number 6. Name the stage of the cell cycle at which one of the following events occur. ठीक है, आपने ये बताना है कि ऊपर दिया हुआ जो स्टेटमेंट है वो कौन से स्टेज सेल साइकिल की जो है उस दौरान वो चीज हुई है. तो आई एम रीडिंग द फर्स्ट वन. देखो, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू द स्पिंडल इक्वेटर. ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जो है उसकी इक्वेटर पोजीशन पे चले जाते हैं. तो सभी बच्चों को मालूम है, चाहे हम बात करें हैं माइटोसिस की, चाहे हम बात करें हैं मियोसिस की. ठीक है, कोई भी मियोसिस हो बेशक, हमेशा क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट की तरफ जाते हैं और स्टेज कौन सी होती है उस दौरान मेटाफेज होती है. आपको बताया भी था कि जब भी माइक्रोस्कोप के अंदर एक ऐसी स्लाइड आपको दिखाई जा रही है जिसमें सारे क्रोमोसोम सेंटर में प्रेजेंट है, इसका मतलब आप कौन सी स्लाइड देख रहे हैं, आप मेटाफेज की स्लाइड देख रहे हैं. ठीक है, तो सच अ पोजीशन इज नोन एज मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट. फिर देखो कहते हैं कि सेंट्रोमियर स्प्लिट. ठीक है, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, यानी एक सेंट्रोमियर से दो सेंट्रोमियर बन जाते हैं. एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट. ठीक है बेटे, देखो मैंने कौन सा वर्ड बोला है, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं. सोचिए, अगर मैं मियोसिस की बात कर रही होती, ठीक है, मियोसिस 1 की अगर मैं बात कर रही होती तो फिर मैंने क्रोमेटिड नहीं कहना था, फिर मैंने क्या कहना था, क्रोमोसोम कहना था, क्योंकि उसमें सेंट्रोमियर तो स्प्लिट होते ही नहीं है. ठीक है, और क्रोमोसोम मूव करते हैं. और मैं कह रही हूँ कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहे हैं एंड क्रोमेटिड मूव कर रहे हैं, क्रोमोसोम नहीं मूव कर रहे हैं. इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं एनाफेज स्टेज की बात कर रही हूँ. पर वो एनाफेज स्टेज किसकी है, माइटोसिस की है. ठीक है, क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नहीं मूव करते, क्रोमेटिड मूव करते हैं. ओके बेटे, उसके बाद थर्ड देखो, पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है ऐसे क्रोमोसोम जो साइज में, लेंथ में, हर एक डायमेंशन में एक जैसे है, उनके बीच में पेयरिंग हो गई है. तो बताइए कि कौन से स्टेज के दौरान ये पेयरिंग हुई होगी. ठीक है, तो आई हैव रिटन हियर जाइगोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1. अगर आपको अच्छे से याद आ रहा है, प्रोफेज 1 की 5 सब स्टेजेस थी और उसमें से हमारी जो सेकंड स्टेज है वो जाइगोटिन स्टेज थी. और आपको बताया था कि उस दौरान होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, बाइवैलेंट फॉर्म होते हैं. इस प्रोसेस को हम स्नैप्सिस कहते हैं और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ठीक है, सारे बच्चे रिकॉल करेंगे, ये चीज उनको याद आ रही है. तो जब चारों की चारों क्रोमेटिड एक साथ पड़ी होती हैं दोनों क्रोमोसोम्स की, तो हम उसे टेट्राड भी कहते हैं. तो टेट्राड फॉर्मेशन इज आल्सो देयर. तो स्टेज इज जाइगोटिन स्टेज. ओके बेटे, सी द डी पार्ट. क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. तो आपको उस टाइम भी बताया था कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा हमेशा कौन सी स्टेज में होता है, पैकेटिन स्टेज में होता है. पैकेटिन स्टेज है वो प्रोफेज जो है उसकी कौन सी सब स्टेज है, थर्ड सब स्टेज है प्रोफेज 1 की. ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन भी आपको बताई गई थी कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर. इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम. ठीक है, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम अपनी जेनेटिक सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और जब वो अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं तो उनमें प्रेजेंट जीन्स भी एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाते हैं और इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. इससे वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होती हैं और कौन से स्टेज में होती है, पैकेटिन स्टेज में होती है मियोसिस 1 की. ओके बेटे, सी द क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा डिस्क्राइब द फॉलोइंग. ठीक है, सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशंस देनी है. तो फर्स्ट हमारा है स्नैप्सिस. व्हाट इज स्नैप्सिस. तो स्नैप्सिस वर्ड मैंने कहाँ पे यूज किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने जाइगोटिन स्टेज के अंदर ये वर्ड यूज किया था जो प्रोफेज 1 की सेकंड सब स्टेज है. और मैंने आपको ये बोला था कि उस दौरान क्या होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर बना लेते हैं, क्योंकि लैप्टोटिन स्टेज में तो वो साथ साथ पड़े हुए होते हैं, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं. पर जैसे ही जाइगोटिन स्टेज शुरू होती है क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग होने लग जाते हैं और उसके बाद ऐसे क्रोमोसोम जो लगभग लेंथ में, डायमेंशंस में एक जैसे हैं वो पेयरिंग कर लेते हैं और इस प्रोसेस को स्नैप्सिस कहा जाता है. ओके बेटे, और ये कहते हैं कि प्रोफेज 1 की सेकंड सब स्टेज के दौरान होता है. इसका मतलब कौन सी सब स्टेज है, वो जाइगोटिन है. ऑलराइट, फिर कहते हैं बाइवैलेंट. बाइवैलेंट देखो, बाई मींस 2. तो कहते हैं कि जो स्नैप्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनके जो दो दो के पेयर हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाइवैलेंट कहते हैं. और ये चीज भी जाइगोटिन के अंदर ही होती है जो सेकंड सब स्टेज है मियोसिस 1 की. ठीक है बेटे, आप देखो चेस्मेटास फॉर्मेशन कहां पर होते हैं. तो आपको बताया था
कि जब कौन सी स्टेज शुरू होती है, डिप्लोटीन स्टेज शुरू होती है। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं जिन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर ली हुई है ना, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या करने लग जाते हैं, सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं, पर पूरे तरीके से नहीं होते। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पर अभी भी वो अटैच होते हैं, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं जिनके ऊपर अभी भी वो अटैच रहते हैं, उसकी वजह से एक एक्स शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं, और इसे हम चेस्टमेटास कहते हैं। और ये कौन सी स्टेज है प्रोफेज 1 की, डिप्लोटीन स्टेज है। दैट मींस द क्रोमोसोम दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, but still at the recombination nodules they are attached. Because of this x shaped structure is formed and this is known as chesmetas. All right, okay students, see the 8th question. ठीक है, हमेशा आता है पेपर में, देखो कितना इजी है। हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं कि एनिमल सेल के अंदर भी साइटोकाइनेसिस होना है, प्लांट्स में भी होना है, पर दोनों में फर्क क्या है कि प्लांट सेल जो है इसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है बेटे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कहते हैं कि एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी जो पेरिफेरी है, उसकी जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है, वहां से एक फरो डेवलप होने लग जाएगी, और ये फरो जो है वो धीरे धीरे डीप होती जाएगी, एंड सेंटर में आके जो है वो इसने क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर लेना है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों लेटरल साइड से एक फरो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। It grows towards the center, it gets deepen again and again, and it joins in the center. और उसके बाद वो कहते हैं कि उसकी वजह से दोनों डॉटर सेल्स को हाफ ऑफ साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, और इस तरह से दो डॉटर सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। वेरी इजी। बट कहते हैं कि प्लांट सेल के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। और दूसरी बात यहाँ पे खास तरह की कहते हैं कि प्रिकर्सर्स डेवलप होते हैं, जिनको सेल प्लेट कहते हैं। और ये सेल प्लेट जो है वो किसी लेटरल पोजीशन पे पेरिफेरी पे डेवलप नहीं होते, ये सेंटर में डेवलप होते हैं। ठीक है बेटे, तो ये सेल प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये फिर क्या करते हैं, जो दोनों डॉटर सेल्स की एडजेसेंट वॉल्स है ना, उसके बीच में से, ठीक है, सेंटर में से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, और लेटरल वॉल्स जो है उनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहता है कि अगर जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्री पीटल टाइप ऑफ ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी ग्रोथ हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ ग्रोथ हो रही है। और जैसे ही ये लेटरल वॉल्स पे पहुंच जाएंगे, दोनों डॉटर सेल्स के उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि दोनों डॉटर सेल्स की अपनी अपनी जो सेल वॉल्स हैं वो तो है। उसके बाद देखो हर एक डॉटर सेल में सेल वॉल के बाद क्या होनी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी थी ना। पर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो सेल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक नई लेयर बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मिडल लैमिला कहते हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरह से मिडल लैमिला जो है वो दो एडजेसेंट डॉटर सेल्स की सेल वॉल्स के बीच में डेवलप हो जाती है, और इस तरीके से दो डॉटर सेल जो है वो आपस में सेपरेट हो जाती है। ओके बेटे, सी क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फाइंड एग्जांपल्स। अब ये क्वेश्चन देखो हमें ये चैप्टर के अंदर से नहीं है, ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है कि कोई भी ऐसे एग्जांपल दीजिए where the four daughter cells from meiosis are equal in size। ठीक है, जिसमें meiosis हुआ है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, और उस दौरान 4 डॉटर सेल बने हैं, पर 4 डॉटर सेल जो है उनका साइज कैसा है, बराबर है, इक्वल है। और एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें बनने वाले चारों डॉटर सेल्स का साइज कैसा है, अनइक्वल है। तो दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है बेटे, तो उसमें आपने याद रखना है, 10th में हमने ये नेम आपको बताया हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस। What is spermatogenesis? It is the process of formation of sperms in human beings। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर स्पर्म्स के बनने का जो प्रोसेस है, जो टेस्टिस के अंदर होता है, उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे स्पर्म्स बनने हैं और आपको पता है कि वो मेल गैमेट है, तो इसका मतलब जब भी मेल गैमेट्स बनेंगे तो वो हैप्लॉइड होंगे। इसका मतलब उनको बनाने वाले जो मदर सेल है वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। तो स्पर्म मदर सेल्स जो है उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, और ये किस फॉर्म में आपको नजर आएंगे, इक्वल स्पर्म्स जो है आपको डॉटर सेल्स के फॉर्म में नजर आएंगे। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स होंगे और चारों ही डॉटर सेल्स का साइज कैसा होगा, बराबर होगा। ओके बेटे, पर कहता है कि अगर मियोसिस होता है और उसके बाद बनने वाले डॉटर सेल अनइक्वल साइज के होते हैं, तो उसका एग्जांपल oogenesis है। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स का प्रोसेस है,
उसी तरह से oogenesis जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ह्यूमन ओवरीज। ठीक है बेटे, तो ओवरीज जो है अगर उन्होंने ओवास बनाने हैं तो आपको पता है कि ओवा जो है वो भी फीमेल गैमिट है। तो इसका मतलब ओवा को बर्थ देने वाले जो उनके मदर सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होंगे और उनके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद वो ओवम बनाएंगे और इस तरह से बनने वाले जो ओवम है वो 4 डॉटर सेल्स की फॉर्म में नजर आएंगे, पर ये चारों डॉटर सेल्स जो हैं वो साइज में बराबर नहीं होंगे। तो ये एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें आता है, हमने पढ़ा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड फ्रॉम एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। ओके बेटे, माइटोसिस की एनाफेज की क्या खास बात है आपको पहले ही बताया था कि माइटोसिस की अगर एनाफेज की हम बात कर रहे हैं तो उस केस में पहला पॉइंट हमारा होगा कि सेंट्रोमियर स्प्लिट। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं उनके सेंट्रोमियर क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं और एक सेंट्रोमियर से कितने सेंट्रोमियर बन जाते हैं, 2 सेंट्रोमियर बनते हैं। और ये 2 सेंट्रोमियर्स जो बनते हैं वो एक क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको लेके अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम के अंदर, ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, नए सेंट्रोमियर बन गए। तो एक सेंट्रोमियर एक क्रोमेटिड को लेके अपर पोल की तरफ चला गया, दूसरा सेंट्रोमियर जो है वो लोअर पोल की तरफ चला गया है। ठीक है बेटे, मैंने एक ही वर्ड यूज किया यहाँ पे क्रोमेटिड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम हियर। यू मस्ट रिमेंबर क्रोमेटिड का जब भी मूवमेंट होगा तो मेटाफेज जो है नहीं, एनाफेज स्टेज होगी किसकी, माइटोसिस की। पर अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाता है और सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता तब कौन सी स्टेज होगी, एनाफेज 1 होगी, मियोसिस 1। ठीक है बेटे, तो मियोसिस 1 की एनाफेज 1 की अगर आप बात करोगे तो आपने कभी भी नहीं लिखना कि उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है। देखो कहाँ हुआ है सेंट्रोमियर स्प्लिट, वही सेंट्रोमियर है, सिर्फ जो क्या थे होमोलॉगस क्रोमोसोम जो साथ साथ पड़े हुए थे वही बस अपोजिट पोल की तरफ चले गए हैं। ठीक है, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, ये दोनों भी होमोलॉगस क्रोमोसोम थे। तो एक होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है ऊपर की तरफ चला गया, नीचे चला गया, उसी तरह से ये भी ऊपर चला गया एंड ये भी नीचे चला गया। कहीं कोई सेंट्रोमियर नहीं स्प्लिट हुआ, क्रोमेटिड नहीं मूव किए, क्रोमोसोम मूव किए। ओके बेटे, सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है बेटे, हमेशा याद रखिए माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है जिन्हें हम वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं, और मियोसिस हमेशा गैमेटिक सेल्स में, जर्म सेल्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन द एंड। कितने डॉटर सेल बने हैं माइटोसिस में, 2 डॉटर सेल बने हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम है। ठीक है बेटे, पर मियोसिस जो है उसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों को मिला के कहें तो कितने डॉटर सेल बने हैं हमारे पास, लास्ट में कितने डॉटर सेल बने हैं, 4 डॉटर सेल बने हैं। वेरी गुड। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम इन द डॉटर सेल एज कंपेयर टू दोस इन द पेरेंट सेल। ठीक है, जितने पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम है। और यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का नंबर जो है डॉटर सेल के अंदर पेरेंट सेल से कितना रह गया है, हाफ रह गया है। ओके बेटे, लास्ट पॉइंट में देखो, क्रोमोसोम रेप्लिकेट बिफोर ईच माइटोटिक डिवीजन। जितनी भी बार माइटोटिक डिवीजन होनी है हमेशा जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होगा। पर कहता है कि क्रोमोसोम डू नॉट रेप्लिकेट बिफोर द सेकंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है बेटे, इस पॉइंट को कौन सा बच्चा समझाएगा, 4th पॉइंट जो मैं मियोसिस के अंदर बोला है मैंने। हाँ जी, कौन सा स्टूडेंट समझाएगा इस पॉइंट को मेरे को कि क्रोमोसोम डू नॉट रेप्लिकेट बिफोर द सेकंड मियोटिक डिवीजन। एक वर्ड मैंने यूज किया था उस टाइम पर जब मैंने आपको कहा था कि मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद एक इंटरवल आती है। ठीक है, उसका क्या नेम दिया था मैंने, सोचिए क्या बोला था मैंने उस दौरान, इंटरकाइनेसिस। यस वेरी गुड बेटे, इंटरकाइनेसिस स्टेज जब हमने स्टडी की थी ना तो आपको ये बताया था कि जब मियोसिस 1 शुरू हुआ था तो डीएनए का एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो मियोसिस 2 जो है वो मियोसिस 1 का ही आगे कंटिन्यूएशन है, इसलिए डीएनए एप्लीकेशन जो है वो दोबारा नहीं होगा। इंटरफेस स्टेज एक छोटी सी ब्रेक होगी और उसके तुरंत बाद जो है कौन सी स्टेज शुरू हो जानी है, मियोसिस 2 शुरू हो जानी है, एप्लीकेशन सिर्फ एक ही बार होना है। ठीक है बेटे, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिटवीन बोथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हमें आता है, सिग्निफिकेंस मियोसिस के क्या हो सकते हैं। तो आपको बताया था कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्रोमोसोम का नंबर हमेशा डॉटर सेल्स के अंदर क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है बेटे,
अगर मियोसिस ना होता तो फिर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ते ही चले जाना था और डॉटर सेल्स का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल में आ जाना था, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को सेल मेंटेन नहीं कर पाता। तो इसलिए कहते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो फिक्स रखने में मियोसिस का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर देखो वो कैसे है, वो भी मैंने आपको बताया था कि गैमीट्स के अंदर हाफ हाफ क्रोमोसोम रहेंगे, पर वही गैमीट्स जब फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे तो क्रोमोसोम का नंबर फिर से वही हो जाएगा जो स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट था। जैसे 23 मेल में से आ रहे हैं, 23 ही फीमेल में से आ रहे हैं, तो फिर से फ्यूज होने के बाद जाइगोट में कितने हो गए, 46 हो गए। इसका मतलब ह्यूमन स्पीशीज के अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहेगा, ठीक है बेटे। सेकंड है, कहता है कि मियोसिस जो है उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। वेरिएशंस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन के अंदर जाती रहती हैं, और इस तरह से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं कंडीशंस को फेस करने के लिए पेरेंट्स के कंपैरिजन, ठीक है बेटे। उसके बाद देखो वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जितने ज्यादा वेरिएशंस है, आपको 10th में भी बताया था, उतनी ही ज्यादा स्पीशीज का सर्वाइवल रेट है। और कहता है कि ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस जो है वो नई नई स्पीशीज के बनने में कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो इसका मतलब एवोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेरिएशंस के, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वेरिएशंस होंगी, आपको बताया था पेरेंट से ऑफस्प्रिंग क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा ना। और जब ऑफस्प्रिंग के कोई करेक्टर पेरेंट के साथ मैच नहीं करेंगे तो हम कह देंगे कि अब ये नई स्पीशीज है। इस तरह से नई स्पीशीज का ऑरिजिन होगा। ओके बेटे, सी द नेक्स्ट वन, 13th क्वेश्चन। ए पार्ट कहते हैं कि हैप्लॉइड इंसेक्ट्स एंड लोअर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन अकर, ठीक है। तो जो ऐसे इंसेक्ट जो हैप्लॉइड होते हैं और जो लोअर प्लांट्स हैं, जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं, उनके अंदर सेल डिवीजन कहाँ पर होता है, ठीक है बेटे। अब ये क्वेश्चन का आंसर भी हमें डायरेक्ट नहीं मिलना, क्योंकि ये है ही नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें 12th के चैप्टर नंबर 1 से मिलता है, जो हमने अगले साल पढ़ना है। तो इसलिए मैं खुद ही बता रही हूँ इसका आंसर। देखो, अगर कहते हैं कि हमारे पास हैप्लॉइड इंसेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास लोअर प्लांट्स हैं, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है जब भी होती है तो उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है बेटे। क्योंकि ज्यादातर इस तरह के प्लांट कैसे होते हैं या इंसेक्ट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक। तो कहते हैं कि क्योंकि पेरेंट कैसे है, हैप्लॉइड है, और जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है उनको भी हैप्लॉइड होना है। तो कहते हैं कि पेरेंट्स जो है उनमें से गैमीट्स आएंगे, और वो गैमीट्स जो है जब फ्यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान तो उससे जाइगोट बन जाएगा। तो देखो पेरेंट में से आने वाले गैमीट कैसे हुए, हैप्लॉइड हुए ना। जब वो फ्यूज किए तो जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया। पर अगर जाइगोट में मियोसिस ना होती तो इसका मतलब फिर से जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनना है वो हैप्लॉइड नहीं हो सकता था। इसलिए मियोसिस कहां पर होगी, जाइगोट में होगी। इस तरह की मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं, ओके बेटे। और इस तरह के लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। बताइए कौन से वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये वाला लाइफ साइकिल पढ़ा है हमने, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? हाँ जी, प्लांट किंगडम में पढ़ा है हमने, बताइए। एल्गे। यस, वेरी गुड बेटे, एल्गी के अंदर पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर, ठीक है। हायर प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे हैप्लॉइड सेल होते हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होती। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फिनोमिना ऑफ पॉलीप्लॉइडी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स इन व्हिच द सेल डिवीजन डज नॉट अकर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉलीप्लॉइडी वर्ड का क्या मतलब है। तो polyploidy is a state in which cell contains multiple pair of chromosomes than the basic set, and polyploidy can be artificially induced in plants by applying colchicine to the cell culture, ठीक है बेटे। तो कहते हैं कि कई बार प्लांट्स, हायर प्लांट्स के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो जाता है, खूब सारे क्रोमोसोम भी होते हैं। अब क्या होना था, ये क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट होने थे, पर क्योंकि सेल डिवीजन होती ही नहीं है इसलिए सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही सेल के अंदर पड़े रह जाते हैं, और इस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है बेटे। ये पॉलीप्लॉइडी प्लांट से रिलेटेड होती है, और इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी करवाया जा सकता है। अगर कुछ प्लांट्स का हमने कल्चर किया हुआ है और उसमें हमें खास तरह की स्टेन डालते हैं क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए, जिसे हम कॉल्चिसिन कहते हैं, तो उसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट की जा सकती है। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा, क्रोमोसोम का नंबर भी रेप्लिकेट होगा, पर क्रोमोसोम्स जो है उसके बाद साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से एक ही पैरेंट सेल में रह जाएंगे, और इस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, ओके बेटे। See the next one. Can there be mitosis without DNA replication in M phase?
ठीक है, कहते हैं कि एस फेज के दौरान अगर डीएनए रेप्लिकेशन ना हो तो क्या माइटोसिस हो सकता है? तो देखो, mitotic cell division cannot take place without DNA replication because two events generally occur. ठीक है, S phase में one is the synthesis or duplication of the DNA and second is the duplication of the centroid. ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉटर सेल्स जो है उनके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर क्या रखना है, फिक्स रखना है। और ये क्योंकि माइटोसिस कैसी डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। और दूसरी तरफ कहता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन ही नहीं होता सिर्फ, इसके साथ साथ सेंट्रोइड जो है उसका डुप्लीकेशन भी होता है, क्योंकि जो डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम है उन्होंने अपने आप को लोकेट करना है किसके ऊपर, स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर। तो दोनों इवेंट जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रखने के लिए। ओके बेटे, अब देखो, कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन? क्या डीएनए का रेप्लिकेशन बिना सेल डिवीजन के हो सकता है? ठीक है, तो हमने लिखा है देयर कैन बी अ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन because during cell division the parent cell get divided into two daughter cell. However, if there is a repeated replication of DNA without any cell division, then this DNA will keep accumulating inside the cell and this would increase the volume of the cell nucleus and thereby causing cell expansion. ठीक है, मैंने कभी भी नहीं आपसे कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब हुआ है, माइटोसिस जो है उस दौरान हुआ है। मैंने हमेशा कहा है कि माइटोसिस शुरू होने से पहले या मियोसिस शुरू होने से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है। ठीक है बेटे, अगर बाद में भी होता रहता तो फिर क्या होना था, न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए ही भर जाना था इतना सारा, और न्यूक्लियस काफी हैवी हो जाना था और उसको संभालना मुश्किल हो जाना था। ठीक है, तो इसलिए हमेशा डीएनए का डुप्लीकेशन जो है वो सेल डिवीजन के दौरान नहीं होता, उससे पहले होता है। फिर देखो एक एग्जाम्पल लिखा है, An example of DNA duplication without cell division is commonly observed in the salivary glands of Drosophila. ठीक है, व्हाट इज दिस ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला जो है वो फ्रूट फ्लाई होती है। इसको आपने कहाँ पे देखा है, मैं आपको बताती हूँ। जब आप मैंगोस लेने जाते हैं तो वहां पे कुछ मक्खियां जो है वो मैंगो के ऊपर घूम रही होती हैं, जिससे आप डर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी सी, वो ड्रोसोफिला होती है, इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर इनके स्लाइवरी ग्लैंड्स को देखें तो उसमें जाइंट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और उन जाइंट क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये एक एग्जांपल है डीएनए डुप्लीकेशन का विदाउट सेल डिवीजन। पर बाकी सभी के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती। इस तरह के खास क्रोमोसोम को हम पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं। ओके बेटे, तो ये याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। एनालाइज द इवेंट ड्यूरिंग व्हिच एवरी स्टेज ऑफ द सेल साइकिल एंड नोटिस हाउ द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स चेंज। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल कब चेंज होते हैं? तो हमने लिखा है कि ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ द मेयोटिक साइकिल द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे स्टार्ट मूविंग टू द रिस्पेक्टिव पोल्स। ठीक है, और उस दौरान बाइवैलेंट्स जो हैं वो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और इस तरह से क्रोमोसोम का नंबर जो है वो पेरेंट सेल के कितना रह जाता है, हाफ रह जाता है। और ये एनाफेज कौन सी एनाफेज है, सही बच्चों को समझ आ रहा है? एनाफेज 1 है मियोसिस की, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह गया, इसका मतलब मैं कभी भी माइटोसिस की बात नहीं कर रही, मैं मियोसिस की बात कर रही हूँ। ओके बेटे, सी द नेक्स्ट वन। अगर कहता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल जो है उसमें चेंज हो, तो फिर हमने लिखा है अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल। ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड ऑफ द मेयोटिक साइकिल द क्रोमेटिड सेपरेट एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर and it is the centromere that holds together the sister chromatids of each chromosome, and as a result the chromatid move towards the respective poles and therefore at each pole a haploid number of chromosome and haploid amount of DNA are present. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मियोसिस 1 के दौरान ही डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, दूसरी बार नहीं होना मियोसिस 2 में। सिर्फ क्या होना है, क्रोमेटिड मूव करने एनाफेज 2 स्टेज में। ठीक है बेटे, तो उस दौरान वो कहता है कि डीएनए जो है उसका अमाउंट जो है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि एक बार डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है, दूसरी बार नहीं होगा। तो डीएनए के अमाउंट में चेंज कब होगा, जब मियोसिस 2 होगी, क्योंकि पुराना डीएनए का जितना अमाउंट है ना वही बना रहेगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो माइटोसिस में हमने लिखा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, द डीएनए डुप्लीकेटेड इन दैट स्पेस गेट्स सेपरेटेड इनटू डॉटर सेल ड्यूरिंग एनाफेज and as a result the DNA content of two newly formed daughter cells they remain the same. ठीक है, तो लास्ट पार्ट का आंसर यही है कि डीएनए जो है उसका अमाउंट जो है वो हमेशा सेम कैसे बना रहता है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि माइटोसिस में तो एनाफेज के दौरान क्रोमेटिड ही मूव करते हैं,